हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल ग्लोबेक्सा इमिग्रेशन। दिस इज जितेंद्र गौरव। आज हमारे साथ है भोला सिंह जी और करमजीत कौर। भोला सिंह जी का इनका साथ में विजिटर वीजा आया है अभी, एंड जस्ट इन 1 वीक, एक हफ्ते में वीजा आया। इनके पहले 3 रिफ्यूजल थे, इसके बाद फटाफट से सर ने बहुत जोर लगा के फटाफट से अपनी फाइल करवाई एक हफ्ते के अंदर, और एक हफ्ते के अंदर वीजा भी आ गया। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपके वीजा के लिए। सर पानीपत से ही है और लुधियाना, लेकिन रहते पानीपत में। अभी रहते पानीपत में है। तो हम पहले भी मिले हैं और सर की डॉटर का वीज़ा भी हमने किया था और वो काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद सर के 3 बीच में रिफ्यूजल्स आए विजिटर वीज़ा के। सर अपनी स्टोरी बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये रिफ्यूजल्स कितने कब आए आपके? ये रिफ्यूजल तो बीच बीच में आती रहे, लेकिन रिफ्यूजल का और भी नुकसान होता रहा। बीच में एम्बेसी की फीस भरना, हर बार एम्बेसी की 12,000 रुपये फीस भरना। 2 पिछले साल थे आपके रिफ्यूजल या तीनों ही पिछले साल थे आपके? तीनों ही पिछले साल तीनों थे। पिछले साल रिफ्यूजल आया आपके। और उसमें क्या तो रीज़न आपने लगाया था और कैसे फाइल लगाई थी आपने वो? रीजन तो कुछ ऐसा, कभी कुछ लिख देते थे, कभी फाइनेंशियल दिक्कत है, जो कुछ जाने के लिए आपने क्या बताया था, किस लिए जाना है आपको कनाडा? जाने के लिए हमारे बच्चे के पास जाना है, मिलने मिलने जाना के है, लिए जाना है। ये बताया। तो रीजन तो जायज था, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो पुराना एसओपी था मेरे पास, मैंने सर का पुराना एसओपी भी देखा था। सारे डॉक्यूमेंट थे सर के पास, सर प्रिंट लेके आए थे हमारे पास सारे। और जो जस्टिफिकेशन थी या जो एसओपी था, उसके अंदर वर्डिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ रिटर्निंग होम, वो जैसे हम बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं, ऐसे थ्योरी लिख देते हैं, हाँ वो लिखा सब कुछ हुआ था उसके अंदर, बट इट वाज नॉट रियली नाइसली फॉर्मेटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी फाइल की प्रेजेंटेशन किस तरह से है, एंड वी ट्राई टू डू इट एंड वी गॉट द सक्सेस एज वेल। और जो पुरानी फाइल थी उसके अंदर कई चीजों की प्रॉब्लम थी इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड जस्टिफिकेशन। एक चीज जो रीजन ऑफ ट्रेवल है, इट कैन ऑलवेज ऑलवेज बी आपको अपने बच्चे से मिलने जाना है। आपको कोई स्पेशल रीजन की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे का बर्थडे होगा, कन्वोकेशन होगी तभी हम जा सकते हैं, या मेरा बर्थडे होगा या हमारी एनिवर्सरी होगी हम तभी जा सकते हैं। अगर कोई रीजन नहीं भी है तो सिर्फ तब भी अपने बच्चे से मिलने के लिए जा सकते हैं। तो बहुत बार एप्लीकेंट्स को ये माइंड में रहता है कि कन्वोकेशन ही, बस एक कन्वोकेशन आ रही है, बस उसी पे ही वीजा लगाना है, नहीं तो वीजा नहीं आएगा। या फिर डॉटर मेरी प्रेग्नेंट है, उसी पे वीजा लगाना है, नहीं तो वीजा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। इवन इफ यू हैव ए नॉर्मल रीजन कि मुझे बस अपने बच्चे से मिलने के लिए जाना है, आप पेरेंट हो, उनके बच्चे से मिलने के लिए जाना है, जनरली आपकी एज 50, 55, 60 के आसपास होती है जब आपके बच्चे कनाडा में होते हैं। मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा होता है, 50 से ऊपर ऊपर होती है। तो उस केस के अंदर प्रोस्पेक्ट ऑफ रिटर्निंग होम अपने आप ही स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एज आपके फेवर में काम करती है और आपका रिलेशन आपके फेवर में काम करता है। तो जब भी पेरेंट्स वीजा लगाते हैं तो रीजन के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन और एसओपी अगर ठीक है और फिर भी रिफ्यूजल आता है तो कीप री अप्लाइंग, बार बार जबरदस्ती उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है अगर सब कुछ ठीक है तो। फंड्स सर कितने दिखाए थे हमने और कहाँ कहाँ दिखाए थे? फंड्स प्रॉपर्टी दिखाई थी। प्रॉपर्टी का अलग यूज होता है उसका, फंड्स प्रॉपर्टी का अलग यूज होता है, बाकी सर्विस दिखाई थी। वो आपकी जो जॉब है हाँ, वो जो सर्विस चल रही है, बाकी बैंक बैलेंस है। मैडम भी काम करते हैं अभी या नहीं, उनकी जॉब वो नहीं तो था? घर के ही काम करते हैं। तो जनरली ये भी एक अभी जिस एज ब्रैकेट में हम वीजा लगाते हैं, जनरली ऐसा होता है या तो दोनों पेरेंट्स काम नहीं करते या हस्बैंड काम करते हैं, वाइफ हाउस वाइफ है। मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा होता है। उस केस के अंदर हस्बैंड को प्राइमरी एप्लीकेंट बना के, वाइफ को सेकेंडरी एप्लीकेंट बना के, साथ में कंबाइन करके फाइल लगानी बेटर रहती है। और अगर दोनों ही काम नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरली पेरेंट्स 60 के आसपास रिटायर हो जाते हैं, या फिर वो एग्रीकल्चर वगैरह में रहते हैं, या उनकी आईटीआर है तो आप बता सकते हो कि वो ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप उसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हो। उनकी जॉब उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, फैक्टर होता है लेकिन इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से वीजा आएगा। जैसे मैडम भी काम नहीं करते हैं एंड फिर भी उनका वीजा आया है, तो वो कंबाइन हो जाती है कि आई एम वर्किंग, वो हस्बैंड के लिए लिखा जाता है, कंबाइन होके फाइल चली जाती है, वाइफ वर्किंग नहीं भी है, उसके अंदर वो छुप जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर। दोनों पेरेंट्स भी काम नहीं कर रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो अपने होम टाइज बता सकते हैं। लेकिन उसमें एमएससी एमएसएमई बनाया हुआ है, वो वो आपका रिटर्न भी भरते हैं। लेकिन एक यहाँ पर एक खासियत देखी गई, जैसे जो बैंक बैलेंस देखा गया है, एक मेरे बैंक अकाउंट में 3 लाख इंटर, 4 लाख निकाला हुआ, 3 लाख डाला हुआ, लेकिन वो काट दिया गया, डेट आगे किया गया उसको, क्योंकि ये इंटरवल में इतनी बड़ी अमाउंट डालना और निकालना। टोटल फंड सर कितने थे अपने पास, जितने हमने लगभग आइडिया? फंड्स थे हमारे पास 25-30 लाख रुपए। 25 फंड्स कम भी हो चलता है लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए मतलब 14-15 हजार डॉलर के आसपास बन जाते हैं। 15 हजार डॉलर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन के 20 दिन के ट्रैवल के लिए इतना ही हमने दिखाया होगा। हाँ, इतने दिखा। 15-20 दिन के ट्रैवल के लिए इतने फंड इनफ है,
कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे के पास भी होंगे वहां पे फंड, कनाडा में भी बच्चे के हाँ पास फंड कनाडा के पास। जनरली बच्चों के पास हाँ। जॉब भी होती है, कुछ पैसे वो कमा रहे होते हैं, कुछ फंड्स भी होते हैं, 5-7-10 हज़ार डॉलर उनके पास भी होते हैं। तो फंड जो है इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। कई बार लगता है कि यार बहुत सारे पैसे दिखाएंगे तो वीजा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कम पैसे दिखा के भी वीजा आ जाता है। 10-12-15 हज़ार डॉलर भी अगर हम दिखाते हैं तो वीजा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इतना दिखाना होता है कि वहां जाके, वहां रहने के लिए, खाने पीने के लिए, खर्चा करने के लिए, 15 दिन का खर्चा करने के लिए क्या इनफ फंड है या नहीं है। इतना है तो ठीक है, बहुत ज्यादा दिखाने के चक्कर में मत रहिए एंड बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन मत कीजिए। अगर वीजा ऑफिसर को चाहे जेन्युइन भी हो, चाहे आपके डॉटर ने आपके पास पैसे भेजे हैं, चाहे आपने अपने अकाउंट के अंदर पैसे भेज दिए या आपने कोई बड़ी कैश की ट्रांजैक्शन कर ली उसके अंदर, तो वीजा ऑफिसर ज्यादा टाइम लगाता नहीं है उसके अंदर। उसको दिखता है बस बड़ी ट्रांजैक्शन है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा अरे कहां से आएगा, इतना टाइम नहीं है वीजा ऑफिसर के पास। अगर उसको दिखेगी जस्टिफिकेशन तो पड़ेगा ही नहीं, और जस्टिफिकेशन एसओपी में लिखी होती है, पता नहीं एसओपी तक जाएगा तब तक नहीं जाएगा। पहले कागज खंगाल रहा है, कागज देख रहा है, स्क्रॉल करके देख रहा है, कागज देखते हुए उसको लगा अरे ये तो ट्रांजैक्शंस बड़ी बड़ी हैं, मैं तो इस फंड को सही नहीं मानता, और हो सकता है कि बिना एसओपी में आपकी जस्टिफिकेशन पड़े ही डिस्कार्ड। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि 10-12-15 हजार से बड़ी है, जो कि वीजा ऑफिसर का ध्यान खींच सकती है, वो ट्रांजैक्शन को मत दिखाइए। वेट करना है वेट कर लीजिए, उसको कट करना है कट कर दीजिए। बैलेंस सर्टिफिकेट मत लगाइए। वीजा ऑफिसर आज की डेट में बैलेंस सर्टिफिकेट को अप्रोप्रिएट नहीं मानते हैं कि आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों लगाया बैलेंस सर्टिफिकेट, आपने ट्रांजैक्शंस क्यों नहीं लगाई है। तो स्टेटमेंट लगानी है, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर कोई भी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं दिखनी चाहिए, चाहे आपके अकाउंट के बीच में क्यों ना आई हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में क्यों ना आई हो, चाहे पेरेंट और डॉटर और सन के बीच में क्यों ना हुई हो। ये जो बड़ी ट्रांजैक्शंस है मैं हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। वही हमने सर आपके केस में भी किया। हाँ किया हमारे केस में ऐसे था। हमारा एक पॉलिसी थी, वो पॉलिसी आई थी उसमें से अकाउंट में 5 लाख की पॉलिसी इंटर हुई थी। उसके बाद हमने 4 लाख की उसमें से निकलवा के एफडी कर दी। 2 ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन उसको अवॉइड किया हमने, उसका डेट आगे से लिया। जैसे 5 तारीख को था, 4 तारीख को था, तो हमने 6 तारीख से उसकी जो डिटेल थी दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट, वो हम भी करते ही हैं या भी यूज कर सकते हैं कि अगर आप अपनी स्टेटमेंट जहां बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है उसके बाद से ले लो। अगर आपने 14 तारीख को बड़ी ट्रांजैक्शन किया, 16 तारीख से स्टेटमेंट ले लो। 29 तारीख को आपने ट्रांजैक्शन किया, 28 को किया, 27 को किया, अगले महीने की 1 तारीख से स्टेटमेंट ले लो। तो आप जो स्टेटमेंट की डेट है जहां से वो शुरू हो रही है, बस उसको आगे पोस्टपोन कर दो थोड़ा सा, ताकि वो रिसेंट वाली बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन है वो दिखे ना, उसको अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने अगर आपने फंड मेंटेन करके रखे हुए हैं बहुत टाइम से, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है कि आपने 3-4 महीने से अपने फंड रखे हुए हैं, पुराने फंड पड़े हैं, उसके अंदर छोटी छोटी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, और बड़ी इट इज वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट लगती है वो, कि आपने कोई भी बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं की, आपकी पुरानी सेविंग पड़ी है, कैरी फॉरवर्ड आपका बैलेंस आया है, और आपने छोटी छोटी आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हो उसके अंदर, जो घर के खर्चे होते हैं रूटीन में, वो आपकी बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है। मोस्टली इंडिया में ऐसी मिलती नहीं है। हमारी तो प्रॉपर्टी के पैसे आ रहे हैं वो भी उसी के अंदर आ रहे हैं, फिर हमने किसी और एजेंट को दे दिया वो भी उसी में से दे दिया, किसी को पैसे उधार देने हैं वो भी उसने दे दिया, फिर उसने वापस भी उसी अकाउंट के अंदर कर दिए। तो हम किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं होता हमारे पास, और हम बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, खुद से ये अज्यूम करके ये ट्रांजेक्शन सही है। ये ट्रांजेक्शन हाँ नॉर्मल हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से सही है, कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन वीजा एप्लीकेशन के लिए सही नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड चीज आती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी तो इवैल्यूएशन रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट। एक यहाँ से एक और चीज मैंने सीखा है, यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी हम हाइड करते हैं, ये फादर के नाम है, ये दादा के नाम है, लेकिन उसका वैल्यूएशन बना के अपने नाम से वो भी कर सकते हैं। अगर उसका वसीयतनामा है, अगर उसका वसीयतनामा, फादर का वसीयतनामा अपने नाम है, तो प्रॉपर्टी अपने नाम से कर सकते हैं। या आप एफिडेविट ले सकते हैं, पावर ऑफ अटर्नी की तरह दिखा सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे शो हो जाती है तो आपकी प्रॉपर्टी की तरह डिस्प्ले होती है, और वो आपकी वैल्यू को इंक्रीज करती है। तो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? फादर के नाम पे नहीं है, मेरे नाम पे है। तो आप अपनी फाइल के अंदर अपने नाम से प्रॉपर्टी दिखाते हैं तो इट आल्सो इंक्रीजेज योर वैल्यू। और तीसरी चीज सर इनकम की होती है, तो वो आपने दिखाई दी। इनकम दिखाई दी, बाकी जो भी चीज दिखाया उसका रिकॉर्ड होना जरूरी है। हाँ, प्रूफ सब चीज गोल्ड दिखाया तो गोल्ड का सर्टिफिकेट जरूरी है, प्रॉपर्टी दिखाई उसका सर्टिफिकेट जरूरी है, मकान दिखाया उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कागज हर चीज के लगेंगे। आप हवा में क्लेम नहीं कर सकते मेरे पास 20 लाख रुपए हैं,
उसकी फिर स्टेटमेंट चाहिए। आप अगर कह रहे हैं कि मेरे पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो फिर आपको उसके भी प्रूफ चाहिए, आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए। आप बोल रहे हो कि मेरी इतनी इनकम है, तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर चाहिए आपको, या दूसरे कोई प्रूफ चाहिए, जे फॉर्म चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए आपको। और इन सब चीज़ों को कंपाइल करके सीए रिपोर्ट बनती है, वो सीए रिपोर्ट भी आपको जरूर लगवानी है। कुछ लोग ये इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं, यार क्यों हमारा 5-7-10 हज़ार रुपये का खर्चा करा रहे हो। यार आपका ना एक बार वीज़ा एप्लीकेशन फालतू लगती है तो 14,000 रुपये का खर्चा हो जाता है। 14,000 रुपये। $200 हो गए सीधे, $200 हस्बैंड वाइफ की एप्लीकेशन लगी है, $200 14,000 रुपये की बनती है। 3 तो बार लगवा चुके हैं हम। 3 बार लगवा चुके हैं, तो नुकसान हो 14, ही रहा है 30, ना। 42। एक बार और होता तो दुख भी होता है रिफ्यूजल का, और वो जो पैसे लग रहे हैं वो तो लग ही रहे हैं। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन, मैं हमेशा फिर बोलता हूँ हमेशा, डॉक्यूमेंटेशन पे खर्चा करने से हेजिटेट नहीं करना चाहिए। वो उस पे जो थोड़ा खर्चा हो रहा है उसको कर लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है आपकी वीज़ा लेने में। चाहे आप स्टडी वीज़ा लगा रहे हो, स्पाउस वीज़ा लगा रहे हो, चाहे आप विजिटर वीज़ा लगा रहे हो, पेरेंट्स का कोई वीज़ा लगा रहे हो आउटसाइड कनाडा या किसी भी बड़ी कंट्री का, हमेशा ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तो जरूर लगाने चाहिए। इसके अलावा सर इनविटेशन लेटर वगैरह वो तो डॉक्टर का वहाँ से सब चीज़ें और आई वहाँ हुई से है। सब कुछ यहीं से हो गया। हाँ, वो सब साइन कुछ भी यहाँ पर हो गए। सब कुछ ऑनलाइन आ जाता है। इनविटेशन लेटर आता है वहाँ से, डॉक्टर ने भेजा, साइन भी ले लिए थे वहाँ से। वो सब डॉक्यूमेंटेशन यहीं पे ही हो जाती है। सो और कुछ सर आपकी जो कुछ आप कहना चाहो कैसा आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल है? ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये है कुछ ज़्यादा वो लिखते हैं ना, कोई भी कागज ज़्यादा राम कथा भी नहीं लिखनी है। थोड़ा मतलब मेन हेड। हर चीज़ जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने एसओपी जिस तरह से मैं लिखता हूँ, सर भी लाए हैं, मैंने ऐसे 100 एसओपी देखे होंगे लोगों के लिखे हुए। तो जैसा हम लिखते हैं वैसा मैंने किसी को एसओपी लिखते नहीं देखा। तो आई कैन प्राउडली से कि हमारा फॉर्मेट, जिस तरह से हम फाइल करते हैं, जिस तरह से हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जिस तरह से हम एसओपी लिखते हैं, हमारा प्रोसेस बहुत अच्छा है। हाँ, रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हो सकता है इस बार में वीज़ा आया, हो सकता है नहीं भी आता, ऐसा हम किसी को गारंटी नहीं करते। एक चीज़ की गारंटी करते हैं, फाइल ले लिया है तो अब मरते दम तक जब तक वीज़ा नहीं आएगा तो हम वीज़ा लेके देंगे, इस चीज़ की गारंटी करते हैं। इसी एप्लीकेशन में आएगा, हम ये गारंटी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। टारगेट बेस्ड इंडस्ट्री होती है, जितने वीज़ा देने हैं उतने ही देने हैं, फिर किसी का भी नंबर आ सकता है उसके अंदर रिफ्यूज़ल का। लेकिन हमारा प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है तो हम उसके ऊपर ही बैट लेते हैं हमेशा, कि हमें पता है कि हम जिस तरह से फाइल करेंगे वीज़ा आएगा ही आएगा, इसमें नहीं आएगा तो अगली बार में आएगा। तो हमारा सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हम चलते हैं। सो कुछ फाइनल चीज़ जो हमने मिस कर दिया सर? नो, कोई मिस नहीं। ओके, तो अगर आपको भी अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, या बच्चे का स्टडी वीज़ा है, या स्पाउस ओपन वर्क परमिट है, कोई भी वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है, वी कैन टेक केयर ऑफ द एप्लीकेशन। जैसे सर का वीज़ा आया है, सर के वाइफ का, मैडम का वीज़ा आया है, द सेम वे वी कैन गेट योर वीज़ा एज वेल। रिफ्यूजल्स आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस, बट डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा में एम्बेसी फ़ी कम ही है, बाकी कंट्री से तो बहुत कम है, और आप री अप्लाई कर सकते हो हमेशा, और ढंग से अप्लाई कर रहे हो तो कीप री अप्लाइंग, यू आर गोइंग टू गेट योर वीज़ा एज वेल। Thank you so much everyone for watching this video till the end, and many congratulations again for your visa, sir. Thank you.